नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। जय हिंद। आज हम 2 से लेकर 6 दिसंबर तक के सभी डेली बेस्ट करंट अफेयर्स क्वेश्चन विस्तृत व्याख्या के साथ देखेंगे। और आप लोगों का जो मुझे सपोर्ट मिल रहा है, सब्सक्रिप्शन की बात करें या लाइक की बात करें, उसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी अपना सपोर्ट हमारे साथ ऐसे ही बनाए रखिए और आप जो टाइम देते हैं हमें, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर फटाफट। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में हुए एक सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2020 में लॉकडाउन के दौरान नौकरियां गंवाने वाले लोगों में अधिकांश लोग ब्लू कॉलर वर्कर रहे। निम्नलिखित विकल्पों में से यह कौन होते हैं? प्राथमिक गतिविधियों में लगे लोगों को कहा जाता है। ऑप्शन बी, द्वितीयक गतिविधि में लगे लोगों को कहा जाता है। ऑप्शन सी, तृतीयक क्षेत्र में लगे लोगों को कहा जाता है। या ऑप्शन डी, पारंपरिक तौर पर महिलाओं का काम होता है। तो यहाँ हमारा राइट आंसर होगा बी, द्वितीयक गतिविधि में लगे लोगों को कहा जाता है ब्लू कॉलर वर्कर। हाल ही में हुए सर्वेक्षण में पाया गया है कि वर्ष 2020 में लॉकडाउन के दौरान अधिकांश नौकरियां गंवाने वाले लोगों में ब्लू कॉलर वर्कर रहे हैं। प्राथमिक गतिविधियों में लगे लोगों को उनके काम की भारी प्रकृति के चलते रेड कॉलर वर्कर कहा जाता है। द्वितीयक गतिविधि में लगे लोगों को ब्लू कॉलर वर्कर कहा जाता है। तृतीयक क्षेत्र की नौकरियों करने वालों को व्हाइट कॉलर जॉब कहा जाता है। और पिंक कॉलर वर्कर वह होते हैं जो पारंपरिक तौर पर महिलाओं का काम माना जाता है, जैसे अचार बनाना, पापड़ बनाना, ओके, इस तरीके के काम। नेक्स्ट है, हाल ही में लोकसभा में उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय वेतन एवं शर्तें संशोधन विधेयक 2021 पेश किया गया। न्यायाधीश का वेतन भारित होता है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा ए, भारत की संचित निधि पर। भारत के जो 25 हाई कोर्ट हैं और हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, इनके जो न्यायाधीश होते हैं, मुख्य न्यायाधीश प्लस न्यायाधीश, इनका जो वेतन होता है ये भारत की संचित निधि पर भारित होता है। और अगर हम राज्यों की बात करें तो राज्यों के जो हाई कोर्ट है, उनके जो न्यायाधीश होते हैं, उनका जो वेतन भत्ते होते हैं वो राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। ओके, तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने केंद्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल से कपास पर लगाए गए आयात शुल्क को हटाने के लिए संबंधित मंत्रालय को निर्देश देने का अनुरोध किया है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा डी, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री। कौन है भाई तमिलनाडु के मुख्यमंत्री? एम.के. स्टालिन है। हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने केंद्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल से कपास पर लगाए गए आयात शुल्क को हटाने के लिए संबंधित मंत्रालयों को निर्देश देने का अनुरोध किया है। कपास की फसल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देख लेते हैं। यह एक खरीफ फसल होती है। इसके लिए तापमान कितना चाहिए? 21 से 30 डिग्री सेल्सियस। इसे पकने में 6 से 8 महीने का समय लगता है। वर्षा लगभग 50 से 100 सेंटीमीटर होना चाहिए। और अच्छी मिट्टी कौन सी होती है जिससे जल निकासी हो सके? मतलब काली कपास मिट्टी, ठीक है, जिसे काली मिट्टी को ही क्या कहा जाता है? काली कपास मिट्टी, क्योंकि कपास की फसल इसमें अच्छी होती है। और इसे ही कहा जाता है रेगुर मिट्टी। ओके, जैसे जो कहाँ मिलती है? दक्कन के पठार में मिलती है और मालवा के पठार में मिलती है। यह एक सूखा प्रतिरोधी फसल है और इसके लिए शुष्क जलवायु उपयुक्त होती है। मतलब इसको ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है ना। शीर्ष कपास उत्पादक देशों में चीन, भारत और अमेरिका आते हैं। मतलब भारत का कपास उत्पादन में विश्व स्तर पर अगर देखा जाए तो सेकंड पोजीशन है। भारत में अगर राज्यों की बात की जाए तो गुजरात टॉप पर है, फिर महाराष्ट्र, तेलंगाना और चौथे स्थान पर राजस्थान आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में निम्न में से किस देश ने आधिकारिक तौर पर महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को अपने राष्ट्र प्रमुख के रूप में हटा दिया है? तो राइट आंसर होगा द्वीपीय देश है ये, बारबाडोस। कौन है? बारबाडोस। हाल ही में बारबाडोस ने आधिकारिक तौर पर महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को अपने राष्ट्र प्रमुख या हेड ऑफ स्टेट के रूप में हटा दिया है। अब बारबाडोस ब्रिटिश उपनिवेश बनने के लगभग 400 वर्षों बाद दुनिया का सबसे नया गणराज्य बन गया। और गणराज्य का मतलब क्या होता है भाई? गणराज्य का मतलब ये होता है कि जो राष्ट्र का
प्रमुख होगा वह भी जनता द्वारा निर्वाचित होगा। जैसे भारत क्या है, एक गणराज्य है। यहाँ पर जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं मतलब रामनाथ कोविंद है वर्तमान में, तो इनको क्या किया गया है, चुना गया है। किनके द्वारा, जनता के चुने प्रतिनिधियों ने ही इन्हें चुना है। मतलब राष्ट्रपति वंशानुगत नहीं होता है कि पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे, फिर उनके बेटे होंगे, फिर उनकी बेटी होगी, इस तरीके से नहीं होता। कैसा होता है, गणराज्य कहलाता है जहां पर राष्ट्र का प्रमुख चुना जाता है। हालांकि बारबाडोस 54 राष्ट्रमंडल सदस्य देशों में से एक देश बना रहेगा। राष्ट्रमंडल देश कौन से होते हैं या क्या होते हैं? यह एक अंतरराष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन है। यह उन देशों का समूह है जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन थे। इसकी स्थापना 1949 में लंदन घोषणा पत्र के द्वारा की गई थी। किसकी? राष्ट्रमंडल संगठन की। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय राष्ट्रमंडल की प्रमुख है। वर्तमान में इस कुल में या इस संगठन में 54 देश शामिल हैं। इसकी सदस्यता स्वतंत्र और समान स्वैच्छिक सहयोग पर आधारित है। मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन का आपको मेंबर बनना है या नहीं बनना, ये देश की इच्छा पर है, कंपलसरी नहीं है उसका इसका मेंबर बनना। वर्ष 2009 में राष्ट्रमंडल में शामिल होने वाला अंतिम देश रवांडा था। राष्ट्रमंडल शासन अध्यक्षों के शिखर बैठक सभी राष्ट्रमंडल सदस्य देशों के शासन अध्यक्षों की द्विवार्षिक बैठक है। मतलब जब राष्ट्रमंडल के जो शासन अध्यक्ष होते हैं सभी 54 देश, 2 वर्षों में एक बार राष्ट्रमंडल की बैठक आयोजित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय द्वारा निम्न में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्ट्रीट फूड विक्रेताओं को प्रशिक्षित करने के लिए एक पायलट परियोजना की घोषणा की गई है? तो राइट आंसर होगा हमारा बी, नई दिल्ली। अब देखिए, मैंने आप लोगों को कल जो वीडियो अपलोड किया था, ठीक है, कौन सा हमारा 23 से लेके 30 नवंबर वाला, यहाँ मैंने आपको एक योजना बताई थी, कौन सी? नमदा शिल्प। ओके, नमदा शिल्प जो कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। एक नमदा शिल्प के लिए करी थी योजना और दूसरी योजना यही थी, कौन सी? जो स्ट्रीट फूड विक्रेता है इनके लिए, ठीक है। कहाँ शुरू हुई? दिल्ली में। और नमदा शिल्प के लिए किस राज्य में शुरू हुई? जम्मू कश्मीर में। तो ये दोनों योजनाएं आप याद रखेंगे। हाल ही में कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय द्वारा दिल्ली में 2500 स्ट्रीट फूड विक्रेताओं को प्रशिक्षित करने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट परियोजना की घोषणा की गई है। यह परियोजना प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 के रिक्रिएशन ऑफ प्रायर लर्निंग घटक के तहत है। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा RPL प्रोग्राम लागू किया जा रहा है। इसका उद्देश्य कौशल विकास कार्यक्रमों की बेहतर योजना और क्रियान्वयन के लिए विकेंद्रीकरण और स्थानीय शासन को बढ़ावा देना है। यह एक औपचारिक व्यवस्था से अलग अर्जित प्रशिक्षण मूल्यों को मान्यता प्रदान करता है। इसके अंतर्गत कौशल विकास के लिए एक सरकारी प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। NSDC कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के तत्वाधान में सार्वजनिक निजी भागीदारी के रूप में कार्य करता है। यह देश में कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण क्रियान्वयन एजेंसी है। ठीक है, याद रखिएगा किस मंत्रालय के तहत आती है? NSDC कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से देश लिथियम ट्रायंगल के रूप में जाने जाते हैं? लिथियम, जो हमारी लिथियम की बैटरियां बनती है जिससे आपकी इलेक्ट्रॉनिक कारें चलती हैं, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स चलते हैं, तो वो जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स होते हैं वो लिथियम बैटरी पर ही आधारित होते हैं। इसलिए लिथियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में। तो ये कौन से 3 देश है जहां पर लिथियम का बहुत बड़े स्तर पर भंडार पाया जाता है, या यूं कहिए कि विश्व का सबसे बड़ा भंडार इन्हीं 30 देशों में पाया जाता है, इसीलिए इन्हें लिथियम ट्रायंगल कहा जाता है। और ये 3 देश हैं, चिली, अर्जेंटीना और बोलिविया। अगर आपको इनकी लोकेशन याद है तो ये दक्षिण अमेरिकी देश हैं। ओके, लिथियम ट्रायंगल दक्षिण अमेरिका का एक क्षेत्र है जिसमें लिथियम भंडार वाले देश आते हैं। ये देश है चिली, अर्जेंटीना, बोलिविया। दुनिया का लगभग 75% से अधिक लिथियम भंडार इस क्षेत्र में है। एक खनिज के तौर पर लिथियम प्राकृतिक रूप से या तो कठोर चट्टानों के निक्षेपों में या झीलों में पाया जाता है। तो आप याद रखेंगे ट्रायंगल में कौन सी 3 कंट्रीज आती हैं। क्लियर। नेक्स्ट है,
हाल ही में सदन से 12 सदस्यों के निलंबन को लेकर सदन में विपक्ष के हंगामे के बाद राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित की गई है। स्थगन से क्या तात्पर्य होता है? सदन की बैठक कुछ निश्चित समय के लिए समाप्त किया जाना, सदन के सत्र के पूर्ण होने पर अनिश्चित काल के लिए स्थगित करना, ए और बी दोनों, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा ए, सदन की बैठक का कुछ निश्चित समय के लिए समाप्त किया जाना क्या कहलाता है? स्थगन कहलाता है। हाल ही में राज्यसभा से 12 सदस्यों के निलंबन को लेकर सदन में विपक्ष के हंगामे के बाद राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित की गई। संसद के मानसून सत्र के आखिरी दिन सदस्यों को उनके अनियंत्रित व्यवहार के लिए निलंबित कर दिया गया। ये जो मानसून सत्र था 11 अगस्त 2021 को जो सांसद थे इन्होंने जो मिसबिहेव किया था उसकी वजह से इन्हें पूरे एक सत्र के लिए ही क्या कर दिया था? निलंबित। मतलब इन्होंने मानसून सत्र में जो व्यवहार गड़बड़ किया था उसके आधार पर इनका शीतकालीन सत्र में निलंबन किया गया। ओके, इन 12 सांसदों को एक पूरे सत्र अर्थात शीतकालीन सत्र के लिए उस व्यवहार के लिए निलंबित कर दिया गया है। स्थगन क्या होता है? तो देखिए, सदन की बैठक का स्थगन, तो जब बैठक के कार्य को कुछ निश्चित समय के लिए समाप्त किया जाता है तो क्या होता है? सदन की जो बैठक है उसका स्थगन। अनिश्चित काल के लिए स्थगन, जब सदन को बिना बताए स्थगित कर दिया जाता है कि अब उसे किस दिन आहूत किया जाएगा, मतलब किस दिन बुलाया जाएगा। सत्र अवसान क्या होता है? सदन के सत्र के पूर्ण होने पर अनिश्चित काल के लिए स्थगित करना क्या कहलाता है? सत्र अवसान कहलाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा किस राज्य को एक सरकारी अस्पताल में मोतियाबिंद के ऑपरेशन के दौरान कई मरीजों की आंखें निकालने के मामले में नोटिस जारी किया गया है? तो राइट आंसर होगा ए, बिहार। बिहार में ये दुखद घटना घटित हुई थी। हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने बिहार सरकार को मुजफ्फरपुर के एक सरकारी अस्पताल में मोतियाबिंद ऑपरेशन के दौरान कई मरीजों की आंखें निकालने के मामले में नोटिस जारी किया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इसकी स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत 12 अक्टूबर 1993 को हुई। 12 अक्टूबर 1993 को इसकी स्थापना की गई थी। मानव अधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 और मानव अधिकार संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा इसे संशोधित किया गया। मतलब इस एक्ट में 2 बार संशोधन हुआ है, 2006 और 2019 में। इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 6 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर की जाती है। तो इस समिति में कौन कौन होता है? इस समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, संसद के दोनों सदनों में विपक्ष का नेता और केंद्रीय गृह मंत्री शामिल होते हैं। इसके अध्यक्ष और सदस्य 3 वर्ष की अवधि के लिए या 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो तक अपना पद धारण करते हैं। हालांकि राष्ट्रपति द्वारा कुछ परिस्थितियों में अध्यक्ष या किसी सदस्य को पद से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में 1 दिसंबर 2021 को निम्न में से किस राज्य के द्वारा अपना 59वां स्थापना दिवस मनाया गया? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा ए, नागालैंड। और इसके बाद ही आपने सुना होगा नागालैंड में भी एक जो असम राइफल से उसकी एक दुखद घटना घटी है ना, वहाँ पर कुछ 14 से लेकर 15 लोग जो सिविलियंस थे वो एक ऑपरेशन के दौरान गलतफहमी की वजह से शहीद हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में 1 दिसंबर 2021 को नागालैंड ने अपना 59वां स्थापना दिवस मनाया। नागालैंड दिसंबर 1963 में इसे राज्य का दर्जा दिया गया था। नागालैंड का गठन असम के नागा हिल्स जिले और तत्कालीन नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी नेफा के त्वेनसांग प्रांत को मिलाकर बनाया गया था। 1975 में शिलांग समझौते के अंतर्गत नेशनल नागा काउंसिल और नागा संघीय सरकार के कुछ गुट हथियार छोड़ने पर सहमत हुए। नागा पहाड़ी लोग हैं जिनकी जनसंख्या लगभग 2.5 मिलियन है, जो किन राज्यों में? नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में है। वे भारतीय राज्य असम एवं बर्मा के बीच सुदूर और पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं। बर्मा किसका पुराना नाम है? म्यांमार का। नागा केवल एक जनजाति नहीं है, वे एक नरजातीय समुदाय हैं जिसमें कई जनजातियां शामिल हैं जो नागालैंड और उसके आसपास के राज्यों में रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 5 करोड़ से अधिक लोगों का पूर्ण
पूर्ण टीकाकरण का मतलब है दोनों डोज क्या हो चुकी हैं, लग चुकी हैं। करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा सी, उत्तर प्रदेश बन गया है, दोनों डोज 5 करोड़ से अधिक लोगों को देने वाला। राष्ट्रव्यापी कोविड-19 टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक देश में करीब 125 करोड़ कोविड-19 टीके लगाए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश 5 करोड़ से अधिक लोगों का पूरी तरह से टीकाकरण करने वाला देश का पहला राज्य बना है। राज्य की लगभग 1/3 आबादी का पूरी तरह से टीकाकरण किया जा चुका है। सबसे अधिक आबादी वाले राज्यों में योग्य आबादी के लगभग 75% से अधिक आबादी को कोविड-19 रोधी वैक्सीन की पहली खुराक दी जा चुकी है। नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में केंद्रीय संस्कृति मंत्री श्री जी किशन रेड्डी ने किस विद्रोह को लेकर यह घोषणा की है कि यह विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ एक शुरुआत थी? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा बी, पाइका विद्रोह। पाइका विद्रोह को लेकर यह घोषणा की गई है। केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने घोषणा की है कि 1817 में ओडिशा का पाइका विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ एक विद्रोह की शुरुआत थी। इसे एनसीईआरटी की कक्षा 8 की इतिहास की पाठ्य पुस्तक में केस स्टडी के तौर पर शामिल किया जाएगा। पाइका मूल रूप से ओडिशा के गजपति शासकों के किसानों का एक असंगठित सैन्य दल था। उस समय यह युद्ध के समय राजा को सैन्य सेवाएं देते थे और सामान्य दिनों में खेती किया करते थे। बक्सी जगबंधु विद्याधर के नेतृत्व में उन्होंने आदिवासियों और समाज के अन्य वर्गों का समर्थन लेकर मार्च 1817 में इस विद्रोह को किया था। कब हुआ था? 1817 में। उन्होंने ब्रिटिश सत्ता के प्रतीकों पर हमला किया और खुर्दा की ओर बढ़ने के दौरान पुलिस स्टेशनों तथा प्रशासनिक कार्यालयों और खजानों को आग लगा दी। यह विद्रोह शीघ्र ही प्रांत के विभिन्न भागों में फैल गया। उन्हें जमींदारों, ग्राम प्रधानों और साधारण किसानों का समर्थन प्राप्त हुआ। हालांकि उन्हें अंततः अंग्रेजों द्वारा हार का सामना करना पड़ा था। याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में निम्न में से किसके द्वारा प्राकृतिक खेती, नेचुरल फार्मिंग पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है? केंद्रीय कृषि मंत्रालय, बी है पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय, सी है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय, या डी नीति आयोग? तो यहाँ हमारा राइट आंसर होगा डी, नीति आयोग ने इस पर कार्यशाला आयोजित की है। नीति आयोग ने प्राकृतिक खेती पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया। चर्चा में रही शून्य बजट प्राकृतिक खेती। इस चर्चा के दौरान, कार्यशाला के दौरान सबसे ज्यादा चर्चा में रहा शून्य बजट प्राकृतिक खेती क्या होती है। यह रासायनिक मुक्त कृषि की एक विधि है। इसके तहत पारंपरिक भारतीय पद्धतियां शामिल हैं। इसके मूल रूप से कृषक सुभाष पालेकर द्वारा बढ़ावा दिया गया था। इस जो टाइप है कृषि का, ठीक है, नेचुरल फार्मिंग, इसे उन्होंने 1990 के दशक के मध्य में हरित क्रांति के तरीकों, रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों और गहन सिंचाई पर संचालित के विकल्प के तौर पर इस प्राकृतिक खेती को विकसित किया था। इसके अंतर्गत 4 प्रमुख घटक होते हैं प्राकृतिक खेती में या नेचुरल फार्मिंग में। जीवामृत, यह गाय के ताजा गोबर और गोमूत्र, गुड़, दाल का आटा, पानी और मिट्टी का मिश्रण होता है। इससे कृषि भूमि पर प्रयोग किया जाता है। बीजामृत, यह नीम के पत्तों, तंबाकू और हरी मिर्च का एक मिश्रण है जो कीटों के प्रबंधन के लिए तैयार किया जाता है और इसका उपयोग बीजों के उपचार के लिए किया जा सकता है। आच्छादन या मल्चिंग, यह जुताई के दौरान ऊपरी मिट्टी को सुरक्षित रखने में सहायक है और हल चलाने पर मिट्टी बर्बाद नहीं होती है। वह पासा, यह वह स्थिति है जहां मिट्टी में हवा और पानी के अणु दोनों मौजूद होते हैं, जिससे सिंचाई आवश्यकताओं को कम करने में मदद मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से किसके द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इन्फिनिटी फोरम का उद्घाटन किया गया? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर सी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इन्फिनिटी फोरम का उद्घाटन 3 दिसंबर 2021 को किया।
क्या था इन्फिनिटी फोरम? इसका आयोजन गिफ्ट सिटी और ब्लूमबर्ग के सहयोग से भारत सरकार के तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इसके पहले संस्करण में इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका और यूनाइटेड किंगडम भागीदार देश हैं। इन्फिनिटी फोरम की थीम बियॉन्ड रखी गई। इस फोरम में भाग लेने वालों को पारंपरिक मानसिकता और दृष्टिकोण से परे सोचने के लिए प्रेरित करेगा। इसमें भारतीय अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, हरित प्रौद्योगिकी, कृषि प्रौद्योगिकी, क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे नए रुझानों पर चर्चा शामिल की गई। इन्फिनिटी फोरम नीति, व्यापार और प्रौद्योगिकी में दुनिया के अग्रणी लोगों को एक साथ लाने का प्रयास है। नेक्स्ट है, हाल ही में नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष में योगदान करने वालों को सम्मानित किया। बताइए सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर होगा इसका कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 7 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर। हाल ही में नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष में योगदान देने वाले लोगों को सम्मानित किया। 1949 में 7 दिसंबर को पूरे देश में सशस्त्र सेना झंडा दिवस के तौर पर मनाया गया था। इसका उद्देश्य सैनिकों और शहीदों का सम्मान करना है, जिन्होंने देश के सम्मान की रक्षा हेतु देश की सीमाओं पर बहादुरी से दुश्मनों का मुकाबला किया और अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। सशस्त्र सेना झंडा दिवस द्वारा इकट्ठा की गई राशि सैनिकों की विधवाओं, भूतपूर्व सैनिकों, युद्ध में अपंग हुए सैनिकों व उनके परिवारों के कल्याण अधिकारों पर खर्च किया जाता है। ओके, तो याद रखेंगे। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार भारत सरकार ने किस वर्ष तक गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से 500 गीगावाट स्थापित बिजली क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा बी, वर्ष 2030 तक। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, आप कमेंट सेक्शन में बताइए मंत्री कौन है वर्तमान में इस मंत्रालय के। कहा है कि देश में कुल स्थापित गैर जीवाश्म ईंधन आधारित क्षमता लगभग 156.83 गीगावाट है। भारत में गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से स्थापित विद्युत क्षमता के 49% का महत्वाकांक्षी लक्ष्य हासिल कर लिया गया है। मंत्रालय के अनुसार भारत वर्ष 2030 तक के जीवाश्म ईंधन स्रोतों से 500 गीगावाट स्थापित बिजली क्षमता हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस या विश्व दिव्यांग दिवस कब मनाया गया है? तो राइट आंसर होगा इसका हमारा 3 दिसंबर को। प्रतिवर्ष 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस या विश्व दिव्यांग दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण की दिशा में काम करने वाले व्यक्तियों, संस्थाओं, संगठनों, राज्यों, जिलों को वार्षिक राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए हैं। इस दिवस को 1992 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा समाज और विकास के सभी क्षेत्रों में दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों और कल्याण को बढ़ावा देने के उद्देश्य के लिए घोषित किया गया था। किसने? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 41 के अनुसार राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के अंदर काम पाने, शिक्षा पाने, बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी आदि में लोक सहायता प्रदान करेगा। वर्ष 2011 की जनगणना को अगर देखें तो देश की कुल जनसंख्या में से लगभग 2.68 करोड़ व्यक्ति दिव्यांग थे, जो कुल जनसंख्या का 2.21% है। पुस्तक डिवाइड इंडिया निम्न में से किसकी कृति है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा ए, राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे देश के पहले राष्ट्रपति रहे थे। हाल ही में देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी गई। इनका जन्म 3 दिसंबर 1884 को बिहार के सिवान जिले की जीरादेई में हुआ था। 1906 राष्ट्रीय कांग्रेस के एक सत्र में भाग लेने के बाद इन्होंने देश के स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी भागीदारी शुरू हुई। 1911 में इस राष्ट्रीय संगठन में शामिल हुए और इसके बाद इनकी मुलाकात किससे हुई? गांधी जी से हुई। गांधी जी से प्रेरित होकर वे अपना कानूनी पेशा, मतलब ये वकील थे, छोड़कर स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1920 में असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया। यह गांधी जी के समर्पण और दृढ़ विश्वास से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने बिहार में 1914 की बाढ़, 1934 के भूकंप के बाद पुनर्वास कार्यों में सक्रिय योगदान दिया था। उन्हें भारत के पहले राष्ट्रपति के तौर पर भी चुना गया था।
इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो इंडिया डिवाइडेड, महात्मा गांधी और बिहार, चंपारण सत्याग्रह और आत्मकथा। तो आप इनकी रचनाओं को याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में निम्न में से किस राज्य के कई आदिवासी संगठनों ने इस क्षेत्र के स्वदेशी समुदायों के लिए एक अलग राज्य का नाम क्या मांग रहे हैं? टिप्रालैंड की मांग को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किया। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा बी, त्रिपुरा। त्रिपुरा के ये राज्य हैं जिन्होंने ये घटना को अंजाम दिया है। हाल ही में त्रिपुरा के कई आदिवासी संगठनों ने इस क्षेत्र में स्वदेशी समुदायों के लिए एक अलग राज्य टिप्रालैंड की अपनी मांगों को आगे बढ़ाने के लिए हाथ मिलाया। इसके चलते जो राजनीतिक दल एक साथ आए हैं उनमें टिप्रा मोहता मतलब त्रिपुरा इंडिजिनस प्रोग्रेसिव रीजनल अलायंस और IPFT इंडिजिनस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा शामिल है। यह दल अब तक चुनावी मैदान में प्रतिद्वंदी रहे थे और अब ये एक साथ आ गए किसके लिए? टिप्रालैंड के निर्माण की मांग को लेकर। अनुच्छेद 3 के तहत, संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत राज्यों को भारत के संविधान के तहत संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। कोई भी राज्य संघ से अलग नहीं हो सकता है। अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद को किसी भी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण करने का अधिकार देता है। संविधान में आगे कहा गया है कि संसद के पास किसी भी राज्य के क्षेत्र को बढ़ाने या घटाने या किसी भी राज्य की सीमा हो या नामों में परिवर्तन करने की शक्ति है। किसके पास है? संसद के पास। नेक्स्ट है, हाल ही में सरकार द्वारा कितने ग्रीनफील्ड ब्राउनफील्ड PM मित्र पार्कों की स्थापना को मंजूरी दी गई है? तो राइट आंसर होगा हमारा बी, 7 ऐसे PM मित्र पार्कों को बनाया जाएगा। हाल ही में सरकार ने ग्रीनफील्ड ब्राउनफील्ड साइट्स में, ग्रीनफील्ड का मतलब होता है बिल्कुल नया प्रोजेक्ट, ओके, ब्राउनफील्ड का मतलब होता है जो पहले से प्रोजेक्ट है उस पर फिर दूसरे पुनर्विकास करना। 7 PM मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपरेल पार्कों की स्थापना की मंजूरी दी है। इन पार्कों को विशेष प्रयोजन वाहन मतलब स्पेशल पर्पस व्हीकल द्वारा विकसित किया जाएगा, जिसका स्वामित्व सार्वजनिक निजी भागीदारी मोड में मतलब PPP मॉडल, ओके, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल में केंद्र और राज्य सरकारों के पास रहेगा। प्रत्येक पार्क में एक इंक्यूबेशन सेंटर होगा, कॉमन सर्विस प्रोसेसिंग हाउस, कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट और अन्य टेक्सटाइल संबंधी सुविधाएं जैसे डिजाइन सेंटर और टेस्टिंग सेंटर भी इन PM मित्र पार्कों में होंगे। हाल ही में जारी वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे रहने लायक महंगा शहर कौन सा है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा ए, तेल अवीव। कौन सा है? तेल अवीव। हाल ही में वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट जारी की गई। इसके अनुसार तेल अवीव रहने के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर है। इसके बाद पेरिस और सिंगापुर को संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर रखा गया, मतलब तीसरे स्थान पर कोई नहीं है। फिर चौथे स्थान पर ज्यूरिख और 5वें स्थान पर हांगकांग आता है। 6वें स्थान पर न्यूयॉर्क और 7वें स्थान पर जिनेवा का स्थान आता है। यह रिपोर्ट इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी की गई है। इस ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय आपको मिलेगा लंदन में। यह रिपोर्ट विभिन्न शहरों में रहने के सूचकांक की लागत की तुलना करती है कि किस शहर में रहना सस्ता है और किस शहर में रहना महंगा है। इस सूचकांक में न्यूयॉर्क शहर की कीमतों को बेंचमार्क माना गया है, इसलिए अमेरिकी डॉलर के मुकाबले मजबूत मुद्राओं वाले शहरों के रैंकिंग में ऊपर होने की संभावना है। भारत में गुजरात अहमदाबाद को सर्वेक्षण में शीर्ष 10 सबसे सस्ते शहरों में सूचीबद्ध किया गया। अहमदाबाद किस में शामिल है? सस्ते शहरों में। सबसे सस्ते शहरों में दमिश्क सीरिया की राजधानी सबसे ऊपर है। इसके बाद सबसे सस्ते शहरों की रैंकिंग में त्रिपोली लीबिया, ताशकंद उज्बेकिस्तान, ट्यूनिस ट्यूनीशिया, अलमाटी कजाकिस्तान आदि शहरों का स्थान आता है। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा चक्रवाती तूफान जवाद किन राज्यों के तट से टकराने की संभावना है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा ए, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। हाल ही में चक्रवात जवाद ओडिशा आंध्र प्रदेश तट की ओर बढ़ने के आसार हैं। इसके चलते राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन बल द्वारा किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए टीम तैयार की गई है। याद रखिएगा, जावाद नाम किस देश के द्वारा दिया गया? सऊदी अरब के द्वारा, ओके। चक्रवात क्या होते हैं? जब ये भाइयों नहीं है, वायु है ना, क्या है? वायु। जब वायु
चक्रवात चक्राकार, जब वायु चक्राकार प्रतिरूप बनाते हुए उच्च ताप से निम्न केंद्र की ओर तेजी से चलने लगती है तो इसे चक्रवात कहा जाता है। इसमें वायु प्रवाह की दिशा उत्तरी गोलार्ध में वामावर्त अर्थात घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में और दक्षिण गोलार्ध में दक्षिणावर्त अर्थात घड़ी की सुइयों की दिशा में होती है। चक्रवात दो प्रकार के होते हैं, एक होता है उष्णकटिबंधीय चक्रवात और दूसरा होता है शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात। नेक्स्ट है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा 2025-26 तक 1 अरब टन कोयले का उत्पादन करने के लिए किस कंपनी के लक्ष्य और मिशन की समीक्षा की गई है? तो राइट आंसर होगा ए, कोल इंडिया लिमिटेड। हाल ही में नीति आयोग ने 2025-26 तक 1 अरब टन कोयले का उत्पादन करने के लिए कोल इंडिया लिमिटेड के लक्ष्य की समीक्षा की है। ठीक है, लक्ष्य या मिशन की क्या है? समीक्षा की है। कोल इंडिया लिमिटेड CII यह भारत सरकार के स्वामित्व वाला एक कोयला खनन और शोधन निगम है। यह कोयला मंत्रालय भारत सरकार के अधीन आता है। इसका मुख्यालय कोलकाता पश्चिम बंगाल में आपको मिलेगा। यह दुनिया की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी है। यह एक महारत्न कंपनी होने के साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण उपक्रम भी है। यह लगभग 2,72,000 कर्मचारियों के साथ भारत का 5वां सबसे बड़ा रोजगार देने वाला उपक्रम है। इसका लक्ष्य सुरक्षा, संरक्षण, गुणवत्ता को बनाए रखते हुए दक्षतापूर्वक मित्रता के साथ पर्यावरण के अनुकूल कोयला एवं कोयला उत्पादों का उत्पादन एवं विपणन करना है। ओके, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट है, भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो राइट आंसर होगा हमारा ए, मिथाइल आइसोसाइनेट का हुआ था। 2-3 दिसंबर मध्य रात्रि भोपाल गैस त्रासदी घटित हुई थी। 3 दिसंबर 2021 को इस त्रासदी के 37 साल पूरे हो गए हैं। भोपाल गैस त्रासदी को दुनिया की सबसे भयानक औद्योगिक आपदाओं में से एक माना जाता है। यह मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक बहुराष्ट्रीय कंपनी यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के कीटनाशक संयंत्र में 2-3 दिसंबर 1984 की मध्य रात्रि को एक गैस रिसाव की घटना थी। इस घटना में मिथाइल आइसोसाइनेट माइक का बोलते हैं इसको, माइक गैस का रिसाव हुआ था। मिथाइल आइसोसाइनेट एक अत्यंत जहरीली गैस है और अगर हवा में इसकी सांद्रता 21 ppm पार्ट्स प्रति मिलियन हो जाती है तो कुछ ही मिनटों में मौत का कारण बन सकती है। हवा यह इतनी भयानक रासायनिक आपदा थी कि आज भी प्रभावित क्षेत्रों के लोगों पर इसका बुरा प्रभाव देखा जा सकता है। घटना के बाद भारत सरकार ने एक सार्वजनिक देयता बीमा अधिनियम 1991 बनाया, जिसमें उद्योगों के लिए बीमा लेना अनिवार्य हो गया। इस बीमा का प्रीमियम भोपाल आपदा जैसी आपदाओं के पीड़ितों को मुआवजा प्रदान करने के लिए पर्यावरण राहत कोष में योगदान देता है। नेक्स्ट है, हाल ही में सेंट फ्रांसिस जेवियर की जयंती कब मनाई गई? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा इनकी जयंती मनाई गई थी 3 दिसंबर को। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेंट फ्रांसिस जेवियर की जयंती के अवसर पर गोवा के लोगों को बधाई दी। फ्रांसिस जेवियर 16वीं शताब्दी में स्पेनिश मिशनरी और पादरी थे, जिन्हें गोवा में ग्वेंचाओ साहिब या गोवा के भगवान के रूप में माना जाता है। फ्रांसिस जेवियर बोर्नियो, जापान, मलुका द्वीप समूह और अन्य क्षेत्रों में कार्य करने वाले पहले ईसाई मिशनरीज थे। ठीक है, 3 दिसंबर को उनकी पुण्यतिथि स्पेन के नवारे दिवस के रूप में मनाई जाती है। उनका जन्म नवारे स्पेन में हुआ था। सेंट फ्रांसिस जेवियर को सबसे पहले चीन के सांगचुआन द्वीप के एक समुद्र तट पर दफनाया गया था, लेकिन बाद में उनके अवशेषों को गोवा के बॉब जीजस बेसिलिका में स्थानांतरित कर दिया गया। बॉब जीजस बेसिलिका गोवा के चर्चों और मठों का एक भाग है, जिससे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के तौर पर नामित किया गया है। याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने एशियाई युवा पैरालंपिक खेलों में F20 श्रेणी में शॉट पुट में देश का पहला रजत पदक जीता? देखो, पहली बार जीता है तो इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है और राइट आंसर होगा हमारा ए, अनन्या बंसल ने जीता है ये रजत पदक। हाल ही में भारत के अनन्या बंसल ने बहरीन के मनामा में एशियाई युवा पैरालंपिक खेलों की F20 कैटेगरी में गोला फेंक या शॉट पुट के लिए देश का पहला रजत पदक जीता है। अनन्या बंसल एक बौद्धिक अक्षमता वाली एथलीट है। भारतीय पैरालंपिक समिति की वर्तमान अध्यक्ष दीपा मलिक ने अनन्या बंसल को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए उनकी सराहना की है। तो नाम याद रखिएगा, अनन्या बंसल।
ओके फ्रेंड्स, तो ये था हमारा 2 से लेके 6 दिसंबर तक का करंट अफेयर्स। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। और जिन लोगों ने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। आप हमें सभी डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सब फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।